आज का हमारा टॉपिक है अशोक सम्राट। अशोक, जिससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया, बिंदुसार पढ़ लिया। तो अशोक की जो 14 अभिलेख है ना, उसको मैं मैप से सिर्फ समझाऊंगी शॉर्ट में आज। और अशोक की गुफा लेक या गुहा लेक जो बाराबर की पहाड़ी पर है, एक नागराजुन की पहाड़ी पर है और एक रामगढ़ की पहाड़ियों पर। कौन कौन सी गुफा है, किस किस ने बनाई थी। और एक आज का टॉपिक हमारा है अशोक के धर्म प्रचारक कहाँ कहाँ भेजे थे उसने। ये देखो, हिमालय में कौन सा क्षेत्र था, महारक्षित किसको कहाँ भेजा था, संघमित्रा महेंद्र को कहाँ भेजा, सोन और उत्तरा को कहाँ भेजा था, पूरा मैप से समझाऊंगी यहाँ पूरा। तो प्राचीन इतिहास की हमारी जो ये श्रृंखला चल रही है, ये मगध का उत्कर्ष काल चल रहा है। जो यूजीसी नेट है, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों में मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद या मगध का उत्कर्ष काल या मौर्य काल आता ही है। तो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने क्रम से चल रहे हैं। हर एक वंश में पढ़ लिया, जो अजातशत्रु था, बिंबिसार, उदयन, सब पढ़ लिया। शिशुनाग वंश में पढ़ लिया, शिशुनाग खुद था और कालाशोक। और इन दोनों के बीच में जो बहुत संगीतें अभी हो चुकी है। अब नंद वंश भी हमने पढ़ लिया है। और नंद वंश में चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ पत्नी थी ना, वो नंद घनानंद की बेटी ही थी, दुर्धरा। तो मैंने ये शायद आपको नहीं बताया ना, इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने पूरा वीडियो बना लिया है। उसके बाद बिंदुसार का भी हमने पढ़ लिया, क्योंकि हमें मौर्य काल अब चल रहा है। उसके बाद चलेंगे मौर्य उत्तर काल, जिसके अंदर शुंग, कर्ण और सातवाहन शासक सब होंगे। तो आज हमारा लास्ट हो सकता है, या इसके बाद एक और वीडियो होगा जिससे मौर्य काल पूरा हो जाएगा। और मौर्य काल में हम पढ़ रहे हैं आज अशोक। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आज हमारा टॉपिक है अशोक। मैंने बता दिया, अशोक की गुफाएं, स्तंभ लेख, ये दृष्टि बुक है, यहाँ से नोट्स मैंने बनाए हैं। आपको बताया बीए फर्स्ट ईयर की बुक है, वहाँ से भी नोट्स हैं। और ये सौरभ चौबे की जो प्राचीन इतिहास है, सिर्फ अभी प्राचीन इतिहास ही चल रहा है ना, यहाँ से सौरभ चौबे बुक आप देख सकते हो। तो ये सारे नोट्स मैं यहाँ से करवा रही हूँ आपको, सौरभ चौबे बुक से। और पूरा डिटेल से अगर आप यूपीएससी परी भी दे रहे हो ना, तो यहीं से प्रश्न आएगा। तो इससे पहले मैंने आपको बिंदुसार भी पढ़ाया, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़ाया, जो मौर्य काल के अंदर आते हैं, जो राजा थे। पिंगल वत्स था, वो किसके शासनकाल में था, बिंदुसार के शासनकाल में आजीविक था एक, जो उसी ने तो घोषणा की थी कि अशोक सम्राट बनेगा। और इससे पहले यहाँ जो बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था, पहले चाणक्य था। फिर चाणक्य की मृत्यु हो जाने के बाद वो जो 500 मंत्रियों की जो एक मंत्री परिषद थी, सबसे बड़ी प्राचीन काल में, वो बिंदुसार के समय थी। और उसका प्रमुख खल्लाटक था, तो वो पहले प्रमुख था वहाँ, फिर ये प्रधानमंत्री भी यही बन गया था, खल्लाटक। और वैदेशिक संबंध भी थे किसके, बिंदुसार के। आपको पता है बिंदुसार ने सीरिया के शासक कौन था, याद रखना, कई बार पूछा जाता है। शासक को याद रखना और उसके राजदूत को भी याद रखना। तो सीरिया के शासक था जिसने डायमैक्स को यहाँ नियुक्त किया था, राजदूत को। और डायमैक्स से एंटियोक्स प्रथम था ना, ये सीरिया का शासक था, एंटियोक्स प्रथम। एंटियोक्स प्रथम से डायमैक्स के जरिए बिंदुसार ने 3 चीज़ें वहाँ से मंगवाई थी सीरिया से, जिसमें से हम देखेंगे सूखी अंजीर थी, एक सोफिस्ट था, एक मंदिरा यानी अंगूरी मंदिरा भी थी, और उसके अंदर कुछ अशरफिया भी कहते हैं। तो यहाँ जो एथेसियन जवाब देता है अभी बिंदुसार ने, वो जो डायमैक्स था ना, एंटियोक्स प्रथम सीरिया का शासक, उसने सूखी अंजीर है, अशरफिया है, अंगूरी मंदिरा तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। उन्होंने क्या कहा था पता है, उन्होंने क्या कहा कि हम दार्शनिक जो होते हैं ना, उसका आदान प्रदान नहीं करते, हमारे यहाँ ये व्यापार समझा जाता है, उसे हम नहीं करते। और वो हमारे जो राज्य होता है या हमारा साम्राज्य होता है, वहाँ का मस्तिष्क होता है दार्शनिक, इसलिए हम उसको नहीं भेज सकते। इसलिए उसने नहीं भेजा था, जिससे बिंदुसार नाराज तो नहीं हुआ था, नहीं तो युद्ध करता वगैरह, नाराज नहीं हुआ था, लेकिन उसने भेजा ही नहीं कि ये हमारे राज्य का क्या है, मस्तिष्क है। और पिलनी था, तो बिंदुसार के समकालीन मिस्र का शासक कौन था, मिस्र का भी एक शासक था पिलनी के अनुसार, टॉलमी फिलाडेल्फ, ये मिस्र का शासक था। मिस्र से कोई लेन देन इतना नहीं था, लेकिन यहाँ का जो शासक था, इनके समकालीन इनका याद रखना, लेकिन सीरिया को याद रखना अच्छी तरह से। और अब इसका हम जो पढ़ेंगे अशोक है, ये अशोक वही है जो अवंती का राज्यपाल था। और बिंदुसार इसके जो पिता हैं, उसने तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था ना, तो अशोक को वहाँ भेजा था विद्रोह दबाने के लिए। जो पहला विद्रोह हुआ था वो जनता ने किया था, जिसे अशोक दबा के आ गया था। लेकिन जब दूसरा विद्रोह हुआ था ना, वो कहाँ कौन था, वो हुआ था उसके मंत्री परिषद या राज्यों के जो राजा शासक वगैरह होते हैं ना, अंदर में जो मंत्री वगैरह होते हैं, उनके द्वारा ही हुआ था, उन्हीं का षड्यंत्र था। तो उसको सुसीम जाके दबा के आ गया था। और सुसीम था ना, सुसीम बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, उसे सुसीम भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं। तो याद रखना, यहाँ हम पढ़ेंगे अशोक, अशोक के पुत्र में एक और आएगा कुणाल, और वहाँ हमने पढ़ा था हर्यक वंश में कुणिक, जो अजातशत्रु का नाम था। तो अशोक का राज्यपाल राज्य शासन है जो 273 से 232 तक है। अशोक का राज्याभिषेक
269 में हुआ था। क्यों हुआ था? देखो 277 में ये राज्य बन गया था, लेकिन ये शासन राज्याभिषेक 269 में क्यों करवाता है? अभी आगे मैं पूरी की स्टोरी सुनाऊंगी इसकी। तो अशोक के नाम पहले उसकी उपाधियाँ देख लेते हैं। देखो ये जो अशोक वर्धन है ये पुराण में मिलता है। पुराण भी कौन सा है? कई बार पुराण भी नाम भी पूछा जाता है, तो विष्णु पुराण में मिलता है। बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख में मिलता है, मास्की अभिलेख में। और क्या मिलता है वो आगे और देखेंगे हम। और मगधाधिराज और अब बारबू अभिलेख, बाबरू लेख है या बारबू अभिलेख, ये बैराट में है और ये राजस्थान में हमारे यहाँ ही है। प्रियदर्शी ये बराबर की गुफाएं, अभी गुफाएं पढ़ाऊंगी तब पूरा बता दूंगी। प्रियदर्शी वहाँ उसका नाम मिलता है राजा। राजकुमार महाराजकुमार मिलता है बुधनी अभिलेख में, है ना। उसके बाद हम देखेंगे ये एक ट्रिक है, मजनू ट्रिक। कैसी है मजनू? ये मैंने ट्रिक बनाई है, अच्छी तरह याद रखना। मजनू यानी कि क्या होता है? अशोक के नाम मिलते हैं, अशोक के नाम 4 अभिलेखों में मिलते हैं। उन 4 अभिलेखों को याद रखने की ट्रिक है। तो ये है मास की, म से मास की, ज से गुजरा, एन से नेतुर, यू से उदयगोलन। यानी कि मास की, गुजरा, नेतुर, उदयगोलन में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, इसलिए मजनू MGNU यानी मजनू इसकी ट्रिक है, याद रखना। मजनू कौन था? अशोक। कहाँ किस अभिलेखों में था? मजनू अभिलेखों में अशोक था, याद रखना कई बार। और मास्की में देवनापिस्य और अशोकस, गुजरा में देवनापिस्य, देवनापिस और पियदस्न्यो और अशोक का राज, ये सब मिलता है गुजरा में। नेतुर में भी अशोक मिलता है, उदयगोलन में भी। प्रियदर्शी है ना, ये मैंने अभी बताया, यहाँ बैराट में और कांधार और दीपवंश में मिलता है प्रियदर्शी नाम किसका? अशोक का, प्रियदर्शी। उसके बाद हम देखेंगे इसकी माता शुभ्रांगी थी और चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। ये चंपा अंग की राजधानी थी, आपको पता है जब मैंने हरेक वंश पढ़ाया था। और उसको बिंबिसार ने उसको जीत लिया था बृहदत्त को हरा के। वहाँ बृहदत्त अलग था, यहाँ अशोक मौर्य काल में अंतिम सम्राट बृहदत्त अलग होगा, याद रखना। और जब मगध का उत्कर्ष काल हुआ था सर्वप्रथम बृहदत्त वंशी था, उसके बाद आया था हर्यक वंश, ये भी याद रखना। कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जिस तरह हम कन्फ्यूजन होते हैं ना कि चंद्रगुप्त मौर्य शासक में जब उदयन होता है ना, उदयन हर्यक वंश का अंतिम शासक भी होता है। एक उदयन वो होता है जो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, तो वहाँ का राजा भी उदयन था। ये नामों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, याद रखना कई बार। अब इनकी पत्नियां कितनी थी? तो पत्नियां तो 3 थी, इनके पुत्र 4 थे, किसके? अशोक के। जबकि बिंदुसार के पुत्र कितने थे? 101 पुत्र थे। कितनी रानियां थी? 16 रानियां थी। जब बिंदुसार का पाठ अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, मैंने पूरा बता दिया वहाँ। तो यहाँ पत्नी थी, एक तो महादेवी, एक थी पद्मावती, एक थी करुवाकी। करुवाकी का कौशाम्बी अभिलेख है ना, उसके अंदर तीवर और करुवाकी दोनों का आता है, जो वर्तमान में इलाहाबाद में। और इसके जो पुत्र है ना, ये जो महादेवी है ना पुत्र, महेंद्र, महादेवी से कौन कौन से थे? एक तो महेंद्र और संघमित्रा, 2 ही थे। ये ताम्रपणी, ताम्रपणी प्राचीन नाम है श्रीलंका का, वर्तमान नाम है श्रीलंका कहते हैं। तो यहाँ ये धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। आपको पता है जब मैंने कहा कि धर्म महामात्रों की नियुक्तियाँ या धर्म प्रचारकों को नियुक्त किया गया, तो ये धर्म प्रचारक थे, धर्म प्रचारक नहीं थे। ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं गए थे। ये धर्म क्या है अभी पूरा डिटेल से बताऊंगी मैं आपको। ये देखो ये पढ़ने वाले थे, तो मुझे पहले आपको ये बताना था लेकिन मैं नहीं बता पाई। तो अशोक का राज्याभिषेक बता दिया, क्यों हुआ था 269 में, वो स्टोरी अभी सुनानी है। नाम और उपाधियाँ मैंने कहा मजनू था अशोक। ये ट्रिक किसकी है अभी देख लेना, वापस देख लेना। कौन से नगर बसाए थे अशोक ने? प्रधानमंत्री कौन था? दीक्षा किसने दिलवाई थी? किससे ये पहले प्रभावित ये हुआ था बौद्ध धर्म के लिए? पहले ये किसका अनुयायी था? कलिंग विजय कब हुई? युद्ध का कारण क्या क्या था कलिंग विजय का? उसके बाद देखेंगे अशोक का धर्म क्या है और इसका वर्णन हमें किस अभिलेख या शिलालेख या स्तंभ लेख में मिलता है। और धर्म का स्वरूप, अशोक के धर्म प्रचारक कहाँ कहाँ भेजे थे? तो ये धर्म प्रचारक मैंने लिखा है, लेकिन ये धर्म के प्रचारक थे। अब हमने बताया कि इसके पुत्र 4 थे, पुत्रियाँ 2 थी। तो एक पुत्री तो संघमित्रा आ गई, एक है चारुमती। अब 4 पुत्र कौन से थे? पुत्र तो हमें यहाँ 3 ही मिलते हैं। एक तो देख लिया मैंने, कुणाल है, एक तीवर है और एक महेंद्र है। तो चौथा पुत्र कौन सा है और उसका वर्णन कहाँ मिलता है और उसकी माता का वर्णन भी है या नहीं? तो अशोक के 4 पुत्र थे। जालोक का वर्णन राजतरणी में मिलता है। राजतरणी किसने लिखी थी? कल्हण ने लिखी थी, कश्मीर के इतिहास में। और इसका वर्णन सिंहली और अनुश्री महावंश है ना, एक तो महावंश और एक सिंहली अनुश्री द्वीप है ना, अनुश्री, उसके अंदर 99 भाइयों की हत्या करके अशोक शासक बना था। सिंहली जो है ना, यहाँ 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। तो आपको पता है ये तो मध्यकाल में भी हमें पता चलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने चाचा की जो हत्या की थी, जलालुद्दीन खिलजी की, और वो अवध में उसका सर लेके भी घूमा था। और इससे पहले भी हम देखे ना, हमने कई बार देखा है जब हर्यक वंश था, हर्यक वंश तो पूरा का पूरा ही पितृहंता वंश था।
और बिम्बिसार को अजातशत्रु ने मार दिया, अजातशत्रु को उदयन ने मार दिया था। इस तरह हमारे राजस्थान में भी हम देखें तो उदा तो पितृता था, मालदेव था तो पितृता था मारवाड़ का, उस तरह से ये भी था। तो प्रधानमंत्री राधा गुप्त कौन था? राधा गुप्त, इसका प्रधानमंत्री राधा गुप्त था, जो मैंने बताया अभी। और इसके सहयोग से ही इन्होंने 99 भाइयों की हत्या की थी। बौद्ध धर्म में उपगुप्त से ये दीक्षा ली थी, उपगुप्त से। अब कैसे ली थी? अभी कलिंग का विजय तो बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको उसकी जो शासन व्यवस्था वो समझा दूं। भाइयों का हमें जो वर्णन मिलता है वो 101 मिलता है। 99 भाई उसकी हत्या कर ली। जब आप इतने भाइयों की हत्या करोगे, मैंने कहा हर जगह पितृहंता थे, पहले भी थे, लेकिन इतने भाइयों की राधा गुप्त इसका जो प्रधानमंत्री उसको बाद में बनाया, लेकिन इसके सहयोग से इसने हत्या करवाई थी। जिस तरह आपको पता औरंगजेब ने भी अपने भाइयों की दारा सिखों वगैरह की हत्या वगैरह, युद्ध वगैरह सब हुए थे। तो ये करवाएगा तो क्या राज्य व्यवस्था जो जनता होगी वो विद्रोह नहीं करेगी? वहाँ खून की नदियाँ बह गई थी और सब नाराज हो गई थी, पूरी प्रजा में विद्रोह हो गया था कि ये ऐसा कैसा शासक है। तो पहले फिर इसने क्या किया पता है? 273 में वो शासक तो बन गया, लेकिन राज्याभिषेक उसने नहीं करवाया। पहले उसको जनता से डर था, जनता को उससे डर होने लगा। उसको जनता से इसलिए डर हुआ कि जनता कहीं विद्रोह कर लिया तो मुझे भी हटा सकते हैं। और सुसीम था ना, ये सबसे बड़ा भाई था, इसकी हत्या नहीं की इसने। और सबसे छोटा भाई तिस से था उसका। और एक तिस अलग है, हाँ, मोगलीपुत्र तिस है ना, वो अलग है, जिसने बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और उसके प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था अशोक ने। तब इसने जब 99 भाइयों की हत्या की ना, तो ये उसे पता चल गया कि अब सब प्रजा मुझसे नाराज हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसने नहरें खुदवाई, प्रजा के हित में कार्य करना शुरू कर लिया। लगभग 4-5 साल उसने प्रजा के हित में कार्य किए। फिर जनता का दिल जीत लिया ना, उसके बाद उसने राज्याभिषेक कराया। तो यही कारण था कि इसने भाइयों की हत्या करी थी। उसके विरोध में प्रजा में असंतोष, निरकुशता वगैरह फैल गई थी, जिससे ये भयभीत हो गया था, डर गया था। उसके बाद में उसने अपनी जो राजगद्दी संभाली थी। आगे जाके जब कलिंग का युद्ध होगा तो अब क्या होगा, अभी आगे मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगी कलिंग के युद्ध की भी। तो 261 में कलिंग का युद्ध हुआ ना, तो उसकी भी जानकारी अभी देंगे हम। इसके अंदर है ना, उसने क्या क्या किया था पहले देखो। अब नगर, इसने 2 नगर बसाए थे, पहले उस नगरों को देख लेते हैं। नगर कश्मीर में एक नगर बसाया श्रीनगर, और देवपतन नेपाल में बसाया था इसने 2 नगर बसाए। तो सिकंदर ने कौन से 2 नगर बसाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब ये आया था, उसने 2 नगर बसाए थे। एक अपने घोड़े के नाम पे, अगर पहला वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना, उसके अंदर पूरी डिटेल से है। उसके घोड़े के नाम पे बसाया था एक तो। और पोरस के साथ उसका युद्ध भी हुआ था। अब राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया में उसने यात्रा की थी। तो बोध गया में क्यों की थी? क्योंकि वहाँ बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल था। और 12वें वर्ष में उसने निगाली सागर की, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी स्थल वही है जहाँ उसके बौद्ध धर्म का भी ये भी स्थल है। तो बुद्ध का जन्म स्थान था। और यहाँ जो उसने कर को घटाया था, 1/8 कर लिया था, पहले 1/6 था, यहाँ कर था। राजतरणी में अशोक के सेव अनुयायी था। तो राजतरणी थी ना, उसके अनुसार ये सेव अनुयायी था। लेकिन जब ये किसके संपर्क में आया, ये सुसीम था ना, सुसीम या सुमन उसका बड़ा भाई, उसका जो एक बेटा था, उस बेटे के संपर्क में आने के बाद सर्वप्रथम उससे वो प्रभावित हुआ था। बाद में उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उपगुप्त की संपर्क में दीक्षा ग्रहण की थी। और मोगलीपुत्र भी बौद्ध ही था। राज्याभिषेक 273 में गद्दी बैठा, लेकिन राज्याभिषेक 4 साल बाद हुआ था। ये क्यों हुआ मैंने बताया अभी स्टोरी। अब कलिंग विजय 261 में क्या हुआ कि राज्याभिषेक 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में 261 में कलिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है हमें। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का भी मिलता है। 13वें शिलालेख में विदेशी राजाओं का भी वर्णन हमें मिलता है। अब शिलालेख कैसे है मैं समझाऊँ थोड़े से ये पॉइंट रहे, पहले देख लो, फिर मैप से समझाना पड़ेगा। तो कलिंग विजय का 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का कारण क्या था ये भी मैप से समझाना पड़ेगा। इसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 को बंदी बनाया गया। इसके बाद बैरी घोष यानी कि कठोर हृदय वाला के स्थान पर धम्म घोष यानी चतुर्थ शिलालेख में इसका वर्णन है। और इसने 256 रातें धम्म यात्राओं में व्यतीत की थी। जो चतुर्थ शिलालेख है ना, उसके अंदर क्या है, धम्म घोष की है। और धम्म क्या है वो स्तंभ लेख में है। कौन से स्तंभ लेख में है वो भी आगे बताऊंगी। बहरी घोष के स्थान पर पहले हम देखेंगे कि अभिलेख क्या होते हैं। 14 अभिलेख है जो 8 स्थानों से मिले हैं, और वो भी देख लेते हैं। व्यापार और उसका सुरक्षा का क्या कारण था जिसके कारण उन्होंने कलिंग पर युद्ध किया था। ये 14 जो शिलालेख है ना, ये इस तरह से 14 लेख लिखे हुए हैं। एक ही शिलालेख पे सब 14 लेख लिखे हुए हैं। जिस तरह ये बताया ना उन्होंने 13वें शिलालेख में था, 13वां शिलालेख लास्ट में होगा। जबकि ये जो है ना, ये पत्थर के ये 8 स्थानों पे ही है, 8 स्थानों पे ही मिले हैं। जबकि ये 14 लाइनें लिखी हुई है जो अपने धर्म प्रचारण, अपने प्रशासक की प्रशासना, राजा और प्रजा के जो
पहला शासक था, इसने प्रजा के हित के लिए जो जो ये खुदवाए थे सभी प्रचार के लिए अशोक ने। तो ये समझ लेना कि ये 14 तो लेख लिखे हुए हैं, 14 लेखों को याद करना, हर एक अभिलेख में समान है, जबकि ये 8 स्थानों पे लगाए हुए हैं, ये याद रखना। ये कन्फ्यूजन होता है कई बार, आप दूर कर ले। और ये छोटे छोटे स्तंभ लेख मिले वो है, बड़ा अभिलेखों का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैं टीचिंग पे अशोक के अभिलेख। और ये छोटे स्तंभ में ये राजस्थान में बाबरू वगैरह सब लिखा हुआ है, मैंने बताया है। नेटूर का उत्तेगोलन वगैरह कहाँ था, मास्की कहाँ है, ये कर्नाटक में है, जहाँ अशोक का नाम सर्वप्रथम पढ़ा गया था, मास्की गुजरा। ये अशोक की गुफाएं है ना, वो है, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ डिटेल से, इसके सारे नोट्स हैं, लेकिन मैं मैप से थोड़ा सा इसलिए शॉर्ट में समझा रही हूँ कि ये आपको याद आ जाए। तो बाराबर की पहाड़ी है ना, वहाँ देखो, एक तो सबसे सुदामा की गुफा है ना, ये सबसे प्राचीन गुफा है, और ये अशोक द्वारा निर्मित है बाराबर की पहाड़ी पर। एक करण चौपड़ है गुफा, जो 19वें वर्ष में बनाई थी उसके, और विश्व झोपड़ी जो 12वें वर्ष में बनाई थी। सबसे प्राचीन सुदामा की गुफा, ये भी 12वें वर्ष में अशोक ने बनवाई थी। ये बाराबर की पहाड़ियों पे 3 गुफाएं हैं, मैंने बताया। अब लोमस ऋषि की गुफा, देवनापिरी नाम मिलता है अशोक का, यहाँ अशोक का। तो हाथी के स्तूप के सामने झुकते हुए दिखाया गया, यहाँ है ना, ये इसका दरवाजा, मैंने पूरी डिटेल से समझाया गया है, आप देख लेना मैप से भी। दशरथ है ना, ये इसका पौत्र था, राजस्थान मारवाड़ी में कहते हैं पोतरा, तो ये उसका पौत्र था। नागराजुनी पहाड़ी पर इसने बनाई थी दशरथ ने। कौन कौन सी थी, वामी गुफा, गोपिका गुफा, इसके अंदर है ना, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था ना, उसकी जानकारी मिलती है दशरथ की। मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख मिलता है यहाँ अशोक की गुफाओं में। उसके बाद हम देखेंगे रामगढ़ की पहाड़ियों पे जो जो थी ना गुफाएं, वो देख सकते हो। तो जोगीमारा गुफा थी, और यहाँ जो सीता मेढ़ा एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई थी, वो भी यही है रामगढ़ की पहाड़ी पर। तीनों पहाड़ियों की गुफाएं आजीविकों को समर्पित हैं, और बाराबर और नागार्जुन दोनों की गुफाओं में मौखरी वंश शासक के लेख भी मिले हैं। तो ये मैंने पूरा डिटेल से आपको समझा दिया ये भी। और इसके पूरे नोट्स देखना हो तो मेरी प्लेलिस्ट और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कौन से वीडियो चाहिए आपको। तो ये प्राचीन भारत की आपको श्रृंखला चल रही है हमारी। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण इसलिए किया था कि जब यहाँ से जब जाते थे ना लोग भारत में यात्रा करने का, तो ये यहाँ से होकर इधर जाना होता था। तो ये मार्ग के लिए या सुदर्शन अपना व्यवस्थित जाने के रास्ते के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किया था। दूसरी बार अगर इधर से इधर आना है तो यहाँ समुद्र मार्ग में होकर यहाँ से होकर जाना होता था। तो यहाँ ये इसकी अपनी खुद की व्यवस्था के लिए, अपने खुद के साम्राज्य विस्तार के लिए किया था, कि हमें रास्ते में आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इधर भी आने जाने में कोई परेशानी ना हो, एक कारण। दूसरा कारण था हाथियों की बहुलता। तीसरा कारण यहाँ था सूती वस्त्र, यहाँ है ना, सूती वस्त्र बहुत उपयोगी थे और इसका व्यापार बहुत था। तो व्यापार और साम्राज्य विस्तार के लिए ये उपयोगी था कलिंग, इसलिए उस पर आक्रमण किया था। दिल्ली टोपरा वाला कहाँ लाया, मैंने कहा ये मैं समझा रही थी आपको कि 7 स्तंभ लेख है ना, वो भी स्तंभ लेख ही लिखे हुए, शिलाएं 6 ही है, और 7 लेख है ना वो एक ही शिला पे मिलते हैं, बाकी सब जगह नहीं मिलते। ये कन्फ्यूजन होता है ना, वही दूर करना पड़ता है। तो स्तंभ लेख में भी कहाँ वर्णन मिलता है, और शिला लेख अलग है, स्तंभ लेख अलग है, जिस तरह मैंने बताया ना आपको। तो अशोक का दम क्या है, अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में, स्तंभ लेख दूसरा स्तंभ लेख है ना, उसके अंदर अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी, 7। तो दूसरे स्तंभ लेख में दम की व्याख्या, दम का प्रसारित किए गए कार्यों का उल्लेख है, वो 7वें स्तंभ लेख में। यानी कि दूसरे स्तंभ लेख में क्या लिखा हुआ है कि दम क्या है, यानी कि किया च दमे, और इसमें सोचते यादवे साधवे च, अर्थात यानी पाप दम उपासीनावे बहुकायाने दयादान वगैरह सोचने यादवे, ये सब इसका पूरा वर्णन है, वो लिखा हुआ है पहले स्तंभ लेख में। जो छोटे छोटे स्तंभ लेख है ना अशोक के, उसके अंदर है। जब 7वां स्तंभ लेख है ना, उसके अंदर उसकी पूरी डिटेल है, यानी कि दम क्या है तो इसका तो ये लिखा हुआ, फिर उसके कार्य क्या है, तो अर्थात पाप से दूर रहना, कल्याणकारी कार्य करना, दया दान, सत्यता, पवित्रता, साधुता ही धर्म है इसके अंदर। यहाँ बौद्ध धर्म नहीं है, यहाँ आपके खुद के हृदय परिवर्तन वगैरह की बात है। तो ये सब 7वें स्तंभ लेख में, 7 स्तंभ लेख है ना, 7 स्तंभ लेख भी इसी तरह है, 7 स्तंभ लेख भी इसी तरह है, इस तरह 1 2 3 4 ऐसे लिखे हुए हैं, जबकि वो 6 स्थानों से मिले। तो 7वां स्तंभ लेख सिर्फ एकमात्र अभिलेख है ना, वो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, उसके अंदर ही सिर्फ 7 अभिलेख लेख लिखना वही लेख है, बाकी तो सब शिलालेख है ही, सब जगह 6 बातें उत्कीर्ण, कहीं टूटे फूटे भी हैं। लेकिन दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है वह 7 अभिलेख, यानी 7 लेख सुरक्षित है, और 7वें लेख में उसकी व्याख्या पूरी लिखी हुई है। और दूसरे स्तंभ लेख में या दूसरा लेख होगा ना यहाँ, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि धम क्या है। और शिलालेख किस में लिखा हुआ है कि धम के वगैरह डिटेल कहाँ आएगा। शिलालेख कौन सा है, चौथा शिलालेख है, उसके अंदर बैरी घोष के स्थान पर धम घोष या रण घोष के स्थान पर धम घोष की स्थापना की गई, चौथा शिलालेख है। स्तंभ लेख पहला है, दूसरा है जिसके अंदर धम क्या है। स्तंभ लेख 7वां है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, धम के जो भी कार्य वगैरह है, दान देना, सत्यता, कल्याणकारी कार्य, पाप से दूर रहना, अर्थात यानी कि कुछ भी गलत कार्यों से दूर रहना, वही कार्य होगा।
और अब देखेंगे अशोक के धर्म का स्वरूप क्या किया था। फ्लिंट ने क्या कहा था इसको, फ्लिंट ने कहा था ये इसका राजधर्म है, और स्मिथ और राधा कुंभल ने कहा था ये सार्वजनिक धर्म है, सभी धर्मों को साझा संपत्ति। जिस तरह अकबर ने दीन इलाही चलाई थी ना सभी धर्मों को एकत्रित करने के लिए, तो ये इससे तुलना की थी स्मिथ ने। उसके बाद हम देखेंगे रोमिला थापर। रोमिला थापर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने अशोक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही थी। उसने कहा अशोक का अपना आविष्कार था, ये अपना खुद का आविष्कार था। रोमिला थापर ने कहा था प्रशासनिक हितों को पूरा करना था, उसके साम्राज्य को विस्तार करना था, और धर्म की गुटी के आड़ में रोमिला थापर कह रही हैं कि धर्म की आड़ में वो अपने सारे काम कर लेता था, अपना फ़ायदा भी कर लेता था, अपने प्रशासनिक साम्राज्य विस्तार भी कर लेता था और अपने आप को अच्छा दिखाता था। तो ये धर्म की गुट्टी मानती थी। रोमिला थापर ने इसकी जो निंदा भी की है और प्रशंसा भी की है। तो सेनाट पूर्णतया बौद्ध धर्म, यानी कि अपना उल्लू सीधा करता था वो धर्म के आड़ में। और नीलकंठ शास्त्री नैतिक आचार संहिता थी। आचार संहिता आज भी हमारे लगती है, लेकिन उसका उल्लंघन होता है। लेकिन ये नैतिक आचार संहिता थी, इसका उल्लंघन कभी पता नहीं चलता था कि कहाँ उल्लंघन हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल आराम से धर्म की आड़ में सब कुछ होता था। भंडारकर उपासक कौन था, बौद्ध धर्म उपासक था ये भंडारकर। D.R. भंडारकर तो मात्र एक ऐसे इतिहासकार है जिन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही सारा इतिहास, अशोक का इतिहास लिख दिया। और मास्की अभिलेख में स्वयं को बौद्ध धर्म का उपासक कहता है यह अशोक सुमन का पुत्र निगर्त से बौद्ध धर्म से सर्वप्रथम प्रभावित हुआ, और मोगलीपुत्र से ये और प्रभावित हुआ, और उपगुप्त ने शिक्षा यानी कि दीक्षा ले ली। और मास्की अभिलेख में स्वयं को बौद्ध धर्म का अनुयायी ये कहता है, और मास्की में ही इसका क्या मिलता है, अशोक नाम का वर्णन मिलता है। मजनू को याद भूलना मत, मजनू कौन था, अशोक था। जहाँ अशोक के नाम मिलते हैं ये ट्रिक है। बाबरू बैराट, जहाँ राजस्थान में, बैराट जयपुर में। बुद्ध ने कहा है, सही कहा है, ये कह रहा है अशोक। उसका लेख का वर्णन मिलता है राजस्थान की बैराट में, भारभूल अभिलेख में। और अब हम देखेंगे जितने भी प्रचारक गए थे ना विदेशों में, उसको मैप से समझेंगे कि सोनउतरा कहाँ थी, वो कहाँ थी, सारा का सारा मैप से देखेंगे। मैंने आपको बताया कि अशोक ना पहले शैव अनुयायी था। किसके अंदर अनुसार है, राजतरिणी के अनुसार ये शैव अनुयायी था। लेकिन जब ये निग्रंथ थी, किसका पुत्र था, सुसीम जिसे कहते हैं सुमन, उसका पुत्र है ना, ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रभावशाली था और था बौद्ध धर्म का प्रचारक। तो यहाँ ये कपड़े वगैरह पहन के दीक्षा लेने, चप्पल जैसे पहनते थे वैसे पहन के ये रोजाना सुबह उठ के पूजा पाठ करता और इधर से होकर निकल जाता अपना घर। अब ये अशोक है और ये इसका भाई सोसी में, दोनों का घर आसपास में होगा। हम ट्रिक से समझा रही हूँ मैं सिर्फ। तो ये अशोक रोजाना यहाँ बैठता होगा तो देखता होगा कि ये कितनी पूजा कर रहा है, क्या कर रहा है। इसके धीरे धीरे यानी कि थोड़ा सा अगर आप एक दूसरे के पास में टच में रहोगे तो थोड़ा एक दूसरे को आकर्षित तो करोगे ही करोगे। तो ये थोड़ा सा पहले सर्वप्रथम ये यहाँ से प्रभावित हुआ था, निग्रत से, जो सुसीम का पुत्र है, बौद्ध धर्म के प्रति ये हुआ था। उसके बाद मोगलीपुत्र से आया, उसके बाद उपगुप्त से शिक्षा ली थी। लेकिन याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य से ने किससे शिक्षा दीक्षा ली थी, भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध में 12 वर्ष का काल पड़ा था, मैंने आपको पूरा डिटेल से वीडियो दिया चंद्रगुप्त मौर्य का। ये मगध का उत्कर्ष काल मैंने बताया, हरियक वंश वगैरह सब पढ़ लिया ना हमने। वह थोड़ा सा मैंने कहा उससे स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। तो अब मौर्य काल चल रहा है हमारा। ईरानी और यूनानी शासक पूरा पढ़ा लिया, अखमनी, साइरस, दारा प्रथम पूरा पढ़ाया हमने, सिकंदर वाला भी पूरा पढ़ा दिया। अब शायद हो सकता है कल मैं शुंग और कर्णव सातवाहन शासक से स्टार्ट करूँ, या मौर्य काल की कुछ स्टोरी होगी तो और बताऊँगी। तो ये धर्म प्रचारक भेजे थे, धर्म प्रचारक, सॉरी मैंने धर्म बोल दिया। मंजी में है ना हिमालय, कश्मीर और कांधार में गया था। सोन उतरा मैंने बता दिया, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। रक्षित वनवासी, उत्तरी कन्नड़ यानी कर्नाटक में 2 था, एक तो रक्षित था और एक था ये था अपरांतक, ये पश्चिमी भारत में था। महारक्षित यवन में था। और ये महादेव है ना महिष मंडल, ये भी कर्नाटक में है। ये मैप से समझा दूँ पहले आपको। पहले हम देखेंगे कि यवन कौन गया था, किसको भेजा था, किसने, चंद्रगुप्त, अरे सॉरी अशोक ने। तो महारक्षित है ना, महारक्षित, उसको यवन भेजा था। यवन पहले नाम था, अब है यूनान। यूनान कौन सा है, जब मौर्य काल से पूर्व में जो आक्रमण हुए थे आपको पता है, ईरान और यूनान, इराक और यूनान। तो यूनान का सिकंदर था। तो सिकंदर के साम्राज्य कह दो, या वहाँ के रहने वाले जो बाद में, अभी सिकंदर तो रहा नहीं था, वो तो मर गया था। तो महारक्षित को भेजा था यूनान, सिकंदर। ऐसे ट्रिक बना के याद करना। मंजिक हिमालय क्षेत्र जो तक्षशिला, गांधार और ये कश्मीर में भेजा था मंजिक। और उसके बाद ये दूसरे का हिमालय क्षेत्र भी कहते हैं उसको। धर्म रक्षित को पश्चिम भारत में भेजा था, अपरांतक में भेजा था। फिर ये रक्षित वनवासी है ना, प्राचीन भारत में वनवासी यहाँ था, ये उत्तरी कर्नाटक में भेजा था इसको, उत्तरी कर्नाटक। और ये कर्नाटक में कौन है, महादेव, ये है महादेव को भेजा था कर्नाटक में।
और ये है महिष मंडल नाम है इसका, महिष्मती पहले नाम था, वर्तमान में मैसूर है। तो महादेव मैसूर में, और रक्षित उत्तरी कर्नाटक, ये भी कर्नाटक में। और ये है ना महारक्षित, महाधर्म रक्षित है ना, ये महाराष्ट्र में था। ये महाराष्ट्र में धर्म प्रचार हेतु इनको भेजा था। वीडियो बहुत बड़ा हो गया लेकिन पॉइंट एक भी नहीं छूटा है, पूरा डिटेल से आपको दिया है। सोन और उत्तरा थे ना, ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है ना, ये देखो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, यहाँ लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है ना, जावा सुमात्रा वगैरह। तो यहाँ सोन और उत्तरा को भेजा था। और ये है ना संघमित्रा और महेंद्र, वहाँ श्रीलंका में सियली द्वीप, जिसे क्या कहते थे, ताम्रपाणी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह पाने के लिए प्राचीन इतिहास की श्रृंखला चल रही है, पूरा मैप से डिटेल से आपको समझा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैथ टीचिंग चैनल को ज्वाइन कीजिए। अशोक के अभिलेख पूरा का पूरा डिटेल से मैंने बनाए हुए हैं। अशोक के कालीन में स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, वृहद स्तंभ लेख और अभिलेख 14, वो पूरे के पूरे बनाए हुए हैं मैंने, पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। वहाँ अगर जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। और सेकंड ग्रेड की लोक प्रशासन भी चल रही है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी चल रही है, वो हमारी राजनीतिक विज्ञान की पहली एक पीडीएफ दे दी मैंने। और दर्शन शास्त्र भी सेकंड एनसीईआरटी के लोग अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।